अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अहमद रजा साबरी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सहर होने तक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम जिन 4 मौजूआत पर बात करने वाले हैं उनमें एक तो यह है कि CAA, NPR और NRC और उस पर चल रहे एहतजाजों का कानूनी पहलू क्या है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को मुसलसल टालकर कहीं किसी को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन लॉयर एसोसिएशन के कौमी सदर के सुप्रीम कोर्ट पर संगीन इल्जामात के बारे में। और चौथा ये कि क्या सूबों के वज़राए आला इस बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके उसके निफाज से इनकार कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। CAA, NPR और NRC पर पूरे मुल्क में संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के शाहीन बाग समेत मुल्क के हर कोने में बड़े पैमाने पर पिछले 1.5 महीने से लोग अपना अपना एहतजाज तारीख के सफहात में दर्ज करा रहे हैं। इसी तरह मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों की गलियों मोहल्लों में खवातीन बड़ी तादाद में धरने पर बैठी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि उनमें बिला तफरीक मजहब पढ़ी लिखी खवातीन से लेकर खालिस घरेलू खवातीन, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली खवातीन और बच्चे भी हैं। गोया अब उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना सीख लिया है। जो कल तक अपने घरों में अपने घर परिवार की देखभाल को ही अपनी जिंदगी का हासिल समझती थी, आज अपने मुल्क के दस्तूर और अपने जमहूरी हकूक के तहफ्फुज के लिए लड़ रही हैं। ये एक जमहूरी मुल्क के लिए अच्छा शगुन है। इस मामले में मौजूदा सरकार भले ही ये कह रही है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अंदर की बात यह है कि वो पूरी तरह से घबराई हुई है और एक तरह से बैकफुट पर है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि CAA, NPR, NRC और उस पर चल रहे एहतजाजों का कानूनी पहलू क्या है। पहली बात ये ज़हननशी कर लें कि CAA, NPR और NRC तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों को अगर एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती, जबकि तीनों अगर एक साथ आ जाएं तो हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा तूफान खड़ा होना तय है। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि CAA शहरियत लेने का नहीं बल्कि शहरियत देने का कानून है और उसका हमारे मुल्क के शहरी और NRC से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार के इस दावे में कितनी सच्चाई है इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बाहर से आने वाले मजलूम लोगों को शहरियत देने का कानून हमारे मुल्क में पहले से ही मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक जितने भी लोग यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ 10 साल का अरसा गुजार लिया है तो उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत दे दी जाएगी। इसमें किसी भी मजहब या जात की कोई कैद नहीं है। जो भी सताया हुआ इंसान कहीं से भी आता है, हमारा मुल्क उसे कुछ शराइत और कुछ मुद्दत के बाद शहरियत दे ही देता है। वैसे ही 1971 के बाद भी जो लोग बाहर से आए और हिंदुस्तानी जमहूरियत में अपना एतमाद यकीन रखते हैं, उन्हें भी हुकूमत जब चाहती है अपनी सहूलियत के मुताबिक शहरियत दे ही देती है। जैसे अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान के एक मशहूर गुलकार अदनान सामी को शहरियत दी गई। गोया मौजूदा कानून के होते हुए फिर किसी कानून की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हुकूमत ने मौजूदा शहरियत कानून में तरमीम किया, जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं। और तरमीम भी इतनी भयानक कि जिससे हमारे मुल्क के दस्तूर का बुनियादी सुतून ही गिरा दिया गया, जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं। अब सवाल यह है कि मौजूदा शहरियत कानून के होते हुए हुकूमत CAA लेकर क्यों आई है। तो उसका जवाब यह है कि हुकूमत का असल मकसद पूरे मुल्क में NRC नाफिज करना है, जिसके मुतालिक बार बार मुल्क के वजीर दाखिला कहते भी रहे हैं कि NRC का निफाज पूरे मुल्क में होगा, जिसका मकसद मुल्क से करोड़ों अकलियतों जिनमें SC, ST, OBC, दलित, इंतहाई पसमानदा तबका भी शामिल है, उन सब को शहरियत से महरूम करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बसने वाले तकरीबन 11 करोड़ गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तान में लाकर शहरियत देना है। उन 11 करोड़ में सिर्फ 10,000 बुद्धिस्ट हैं और 10,000 सिख हैं और 1,222 लोग ईसाई हैं। बाकी सब लोग ऊंची जात के हिंदू हैं। उम्मीद है आप खेल समझ गए होंगे। वैसे तो NRC पूरे मुल्क में नाफिज करने का इरादा ही तबाहकुन है, लेकिन फर्क यह है कि अगर NRC बगैर CAA के होता तो पूरा मुल्क एक साथ तबाह होता, लेकिन CAA के साथ NRC होगा तो हो सकता है कि औरों को थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत के लिए राहत का दरवाजा इस CAA के जरिए बंद कर दिया गया। साथ ही इस CAA के जरिए उन मजलूम मुसलमानों के लिए भी मुल्क की सरहदों पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया जो दूसरे ममालिक में किसी तशद्दुद का शिकार हैं। गोया CAA पेट्रोल है और NRC आग है। जब तक ये दोनों अलग अलग हैं तब तक ही शांति है, लेकिन जैसे ही दोनों कंबाइन होगा तो आग और पेट्रोल के मिलने से जो होता है
वही पूरे मुल्क में होगा। इन सब के बीच एक खेल और चल रहा है। भारत के आईन की सबसे बड़ी मुहाफिज हमारी अदलिया, खासकर सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरी तरह से एक आजाद और सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट है, वो इन सब मामलात पर और उन पर हो रहे मुजाहरों और एहतजाजों और मुजाहिरीन पर पुलिस की नाजायज कार्रवाई पर जिस तरह का लचीला रवैया अपनाए हुए है, उससे हमारे मुल्क के शहरियों के जहनों में हजारों अंदेशे जन्म ले रहे हैं। क्या 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस बात को अवाम के सामने रखा था, ये कहीं उसी की जिंदा मिसाल तो नहीं है? क्या वजह है कि सीएए पर दाखिल किए गए 168 पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी अवाम के जज्बात का नहीं सोचा और लाखों करोड़ों लोगों को सड़कों पर तड़पने के लिए छोड़ दिया? क्या वजह है कि जिन 4 सूबों ने सीएए के खिलाफ अपनी असेंबलियों में अक्सरियत राय से जो रेजोल्यूशन पास किया, उनको भी संजीदगी से नहीं लिया गया? जिस सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि वो आपके मोहल्ले की सड़क की तामीर में भी अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो वो सो मोटो नोटिस लेकर उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और यहाँ हजारों करोड़ों अवाम के जज्बात की बल्कि हिंदुस्तानी आईन पर हमला होते हुए देख कर भी सीएए पर फौरी रोक नहीं लगाती है, बल्कि हल्फनामा दाखिल करने के लिए हुकूमत को मजीद 4 हफ्ते का वक्त देती है, जिसे हुकूमत जानबूझकर दाखिल नहीं कर रही है। हुकूमत हल्फनामा जब दाखिल करे तब करे, लेकिन तब तक के लिए उन 4 सूबों और भारत की करोड़ों अवाम की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो सो मोटो नोटिस लेते हुए आर्टिकल 131 के तहत उस पर कानून के दायरे में फौरी रोक लगा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह जाहिर है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उन 4 जजेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक किसी दबाव में काम तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसके नतायज पूरे मुल्क के लिए तबाहकुन होंगे। इस मामले में इंडियन लॉयर एसोसिएशन के कौमी सदर और सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट राजकुमार थोराट ने एक बहुत ही हैरानकुन बात कही है, जिसको मैं ये मानकर चल रहा हूं कि खुदा करे उनका अंदेशा गलत हो। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की मुखालफत में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि माजी करीब में उनका तजर्बा बहुत तल्ख रहा है। यानी जिस तरह जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा चलाया गया और जस्टिस लोया की तशवीशनाक मौत वाक़ई हुई, और भी कई वजूहात का उन्होंने जिक्र किया, उन सब वजूहात से सुप्रीम कोर्ट के जजेस सरकार की मुखालफत में नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने और भी कई संजीदा इल्जामात लगाए हैं, जिन्हें मैं अदालत उज़्मा के एहतराम में यहाँ नकल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एडवोकेट राजकुमार थोराट के इल्जामात अगर सही हैं तो यकीन माने मुल्क एक बहुत बड़े समाजी और कानूनी बहरान से गुजरने वाला है, जिसका तस्वुर भी दिल दहला देने वाला है। एक दूसरा अहम सवाल यह है कि स्टेट के वज़राए आला सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर कोई रेजोल्यूशन पास करके अपने यहाँ उन्हें नाफिज करने से इनकार कर सकते हैं या नहीं? अगर वो ऐसा करते हैं तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? तो दरअसल स्टेट्स के उन अकदाम की कानूनी हैसियत बहुत ही कम है। मतलब स्टेट्स ये कार्रवाइयां करके सिर्फ अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर मरकज नोटिफिकेशन जारी करे तो स्टेट्स को उसे नाफिज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेट्स फिर भी उसे नाफिज करने से मना करते हैं तो उस सूरत में मरकज और स्टेट्स में टकराव होगा, जिसमें मरकज के पास यह हक है कि वो स्टेट की हुकूमत को बर्खास्त करके सदर राज नाफिज कर दे। लेकिन फिर दूसरा पेच यह है कि 6 महीने में इलेक्शन कराना लाजिम होगा, और अगर फिर से वही हुकूमत पावर में आ गई जो बर्खास्त की गई थी तो फिर टकराव बरकरार रहेगा और मरकज को कुछ हाथ नहीं लगेगा। यानी मौजूदा सूरत हाल में अगरचे शहरियत का कानून मरकज के दायरे इख्तियार में है, लेकिन स्टेट के हाथ भी बहुत कुछ है, सब कुछ मरकज के ही हाथ नहीं है। अगर स्टेट कोई कानून नाफिज करने में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल का सामना करता है तो वो नाफिज करने से मना कर सकता है। लिहाजा कई सारे स्टेट अगर इस राह पर चलकर सीएए कानून के नफाज से इनकार करता है तो लाजमन मरकज को उसे वापस लेना होगा, और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें स्टेट्स के जज्बात का ख्याल करते हुए आर्टिकल 131 के तहत इस कानून को रद्द कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आज ही फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।